समाज के सूरमा में आज आप लोगों के सामने पेश है एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे लोग फिल्म जगत में रवि किशन के नाम से जानते हैं और आमतौर पर उनका असली नाम रवि किशन शुक्ल है। जी हाँ, नमस्कार। ये जो सीरीज है समाज के सूरमा, ये आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है और इसके तहत हम समाज के ऐसे लोगों की कहानी, दास्तानें आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे जो लोग समाज में अपना एक वर्चस्व रखते हैं, एक रसूख रखते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में आप लोग जैसा कि जानते हैं, रवि किशन शुक्ल को पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी गोरखपुर सदर सीट 64 से घोषित कर दिया है, जबकि इसके पहले 2019 के चुनाव में भी रवि किशन यहां से सांसद चुने गए थे। अब आप लोगों को यह भी बता दें कि रवि किशन शुक्ल गोरखपुर में कैसे आए, जबकि वो जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2014 के चुनाव में रवि किशन शुक्ल कांग्रेस पार्टी से संसदीय क्षेत्र जौनपुर से चुनाव लड़े थे। अब आप लोग जानिए कि रवि किशन वहां पे मात्र 4% वोट ही हासिल कर सके थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों अपनी परंपरागत पार्टी को छोड़कर, जिससे उनके पिता श्याम नारायण शुक्ल आदि जो बहुत पहले से कांग्रेसी थे और एक ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था जो लोग बहुत ज़्यादा सनातन और वैदिक अपने पूजा पाठ वाले, एक पंडिताई करने वाले उनके पिता हुआ करते हैं। जौनपुर में यह जन्मे और समय के साथ जो है आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में ये 2018 में शामिल हो गए पूरी तरह से और 2019 में इनको टिकट मिल गया, गोरखपुर से ये चुनाव लड़े। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 19 जुलाई 1969 को जन्मे रवि किशन शुक्ल की पत्नी का नाम प्रीति शुक्ला है। गोरेगांव के गार्डन स्टेट में एक आलीशान घर में आज की तारीख में रवि किशन शुक्ल रहते हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि अपने संघर्ष के दिनों में बहुत अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने वाले रवि किशन शुक्ल कभी 12 लोगों के साथ एक कमरे में भी कुछ समय बिताए थे मुंबई महानगर में। लेकिन वही रवि किशन शुक्ल इन दिनों अपने 2 डुप्लेक्स घरों को जुड़वाकर लगभग 8000 स्क्वायर फीट एरिया का घर, बड़ा सा बहुत आलीशान घर बना लिया है और उसमें लगभग 12 कमरे बताए जाते हैं। तो ये बहुत अलग तरह की बात है कि रवि किशन शुक्ल संघर्ष तो किए, अच्छे दिन भी देखे हैं, उसके बाद बुरे दिन भी देखे हैं, फिर बहुत अच्छे दिन देखे हैं, अब तो सबसे अच्छे दिन देख रहे हैं। खैर, अच्छे दिन देखने और दिखाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं। यह बात अलग है कि अच्छे दिन नेता देखते हैं, अच्छे बुरे दिन जनता देख रही है या कौन से दिन देख रही है वो खुद तय कर लेगी। लेकिन इन दिनों चर्चा सुर्खियों में है, बहुत गहमागहमी है कि रवि किशन शुक्ल की पैठ पार्टी में तह तक बन चुकी है। जो बाबा योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया हैं, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, स्नेह करते हैं, इसलिए दोबारा उन्होंने यहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाने में मदद किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने रवि किशन शुक्ल की जो लोकप्रियता है उसको महसूस किया है। आप लोगों को बता दें 2014 में कांग्रेस के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे और कांग्रेस पार्टी को इन्होंने 1-2 साल में ही अलविदा कह दिया था। 2017 में इन्होंने लगभग घोषणा एक किया था कि हम कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना चाहते हैं और 2018 में होने वाले गोरखपुर महोत्सव में ये प्रोग्राम करने के लिए गोरखपुर आए हुए थे। तभी से ये राजनीति को अपना एक पैठ बनाना शुरू कर दिए थे बीजेपी कि 2019 में यह बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर सदर लोकसभा सीट 64 से अपने किस्मत को आजमाए और चूंकि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार होने के वजह से इनको यहाँ की आम जनता ने शायद स्वीकार किया। महिलाएं, युवा इनके साथ दिखे और इनके प्रचार प्रसार के दरमियान बहुत सारी गतिविधियां देखने को मिली जो काफ़ी इनको आकर्षित करता रहा समाज और युवा जो अपना है। 2006 में आप लोगों को बताऊं कि रवि किशन शुक्ल बिग बॉस में सम्मिलित हुए थे। बिग बॉस के जिस सीजन में ये शामिल हुए थे उसमें बिग बॉस के घर में रहने के दौरान इन्होंने एक डायलॉग बोला था जो कि इन्हें बाद में इनका वो स्लोगन बन गया। वो डायलॉग था कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। यह डायलॉग इतना सुर्खियों में रहा कि रवि किशन के साथ ये बिल्कुल चिपक सा गया और ये उनकी पहचान बन गया। जिंदगी झंड बा
फिर भी घमंडवा आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। रवि किशन शुक्ल आमतौर पर मंचों से भी ये बात बोलते हैं। हर हर महादेव उनका मुख्य स्लोगन है। यह बहुत गंभीर आवाज़ में बोलते हैं। कलाकार होने के नाते कलाकार लहजे में वो लोगों को अपनी ओर एक खिंचाव पैदा करते हैं। कुल मिला जुलाकर आप लोगों को बता दें कि वर्तमान समय में जहां एक को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो संयुक्त प्रत्याशी के रूप में कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी एक कलाकार ही कहेंगे उन्हें, शानदार टेलीविज़न की सीरियलों की कलाकार काजल निषाद थी। काजल निषाद अब नेत्री बन चुकी हैं, अब नेता बन चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की दिग्गज नेताओं में से एक हैं। उनसे रवि किशन की इस बार जो है सीधी सीधी टक्कर होगी। रवि किशन शुक्ल बीजेपी यानी एनडीए के प्रत्याशी होंगे और ऐसे में परिणाम क्या आएंगे देखना होगा। जबकि विगत 2019 के चुनाव में इनके सामने इनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी श्री राम भुआल निषाद, जो कि पूर्व राज्य मंत्री हुआ करते हैं, गोरखपुर के एक बाहुबली और दिग्गज नेताओं में से एक हैं, उनसे इनकी टक्कर थी चुनाव में। और टक्कर इस तरह से होने के बावजूद भी लगभग 3,01,666 वोटों से लगभग इनकी जीत हुई थी रवि किशन की। तो यह उनकी लोकप्रियता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। चूँकि यह एक कलाकार हैं, इसलिए भी लोग इनको, बहुत सारे लोग अपने नज़रिए से देखे, अपने तरीके से इनको पसंद किया। बीजेपी की लहर भी काम आई, मोदी और योगी की चाहत भी काम आई। कुल मिला जुला कर इनकी संभाषण शैली आकर्षक होती है। रवि किशन शुक्ल जो है यहाँ पर गोरखपुर सदर सीट से चुनाव जीत गए थे 2019 में, और इस बार का क्या उनका स्थिति होगा ये आने वाले वक्त में जनता तय कर देगी और समय तय कर देगा। लेकिन समाज के सूरमा इनको कहा जा सकता है, क्योंकि समाज में जो लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं किसी भी रूप में, कोई भी जो पैशन है, समाज में जिनकी भी चाहत है, जो पसंद किए जाते हैं, वो समाज के सूरमा कहलाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात अलग है कि किसी के छवि पर अच्छी बुरी दाग हो, अच्छा बुरा उनका चरित्र गिना जाता हो, कहा जाता हो, ये बात अलग है। लेकिन स्वयं को सिद्ध करना, साबित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि रवि किशन शुक्ल भोजपुरी के अलावा तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं की फिल्मों में भी बहुत अच्छी भूमिकाओं में, कभी नेगेटिव भूमिका में, कभी पॉजिटिव भूमिका में नजर आते रहे हैं। एक फिल्म आई थी तेरे नाम, उसमें चुंडी नाम से इनको सलमान खान बुलाते हैं। इनको एक ब्राह्मण, एक युवक का किरदार दिया गया है, जो ज्योतिषी लगभग है या फिर पूजा पाठ कराने वाला एक युवक है, और इस भूमिका से इनको एक पहचान मिली थी, बॉलीवुड में एक स्थान भी मिला। बहुत सारी फिल्में उसके पहले ये कर चुके थे, लेकिन ये तेरे नाम फिल्म के बाद से इनको कई एक फिल्मों में भूमिकाएं मिलने लगी। और यहाँ पर मोहन प्रसाद नाम के एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक हुआ करते थे, उनका एक ऑफर आया रवि किशन को कि भोजपुरी सिनेमा में काम करिए। और रवि किशन उस समय फिल्म हिंदी जगत में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन भोजपुरी से थोड़ा सा ताल्लुकात एक तरह से टूट सा गया था, भोजपुरी सिनेमा बिल्कुल गर्त में जा चुका था। ऐसे में रवि किशन ने मोहन प्रसाद जी के साथ में काम किया और भोजपुरी लगातार फिर कई एक फिल्में सुपर हिट हुई इनकी, और भोजपुरी को एक नया आयाम मिल गया जब मनोज तिवारी ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म लेकर आए। और उसके बाद से इनकी जोड़ी ने भी बहुत अच्छा खासा काम किया पर्दे पर, और एक समय आया कि भोजपुरी सिनेमा की बाढ़ सी आ गई। भोजपुरी सिनेमा की बाढ़ सन 2000 से लेके अब तक जो लगातार बनी हुई है, ये ऐसा दौर था जब भोजपुरी में बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ, बहुत सारे कलाकारों का उदय हुआ। ऐसे में रवि किशन को एक नई पहचान मिली भोजपुरी के सुपरस्टार की। यहाँ तक कि स्टारडम इतना काम आया कि भोजपुरी में इनको अमिताभ बच्चन से आंका जाने लगा। भोजपुरी में ये प्रसिद्धि और इनको पसंद किए जाने की वजह से नाम काफ़ी चर्चित हो गया इनका, पैसे रसूख सब कुछ कमाए और समय के साथ चलते रहे। यह बात अलग है कि कांग्रेस में जब इनको शिकस्त मिली, हार मिली, तो इनको किसी ने ये कहा होगा कि भाई आपको जो है समय को पहचानना होगा, समय के नब्ज को टटोलना होगा, ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना होगा जो पार्टी आपको आगे तक लेकर जाए या आपके करियर को ग्रोथ करने में मदद कर दे। और इसमें हाथ कहा जाता है मनोज तिवारी का, क्योंकि मनोज तिवारी इनके पहले भाजपा से जुड़ चुके थे। तो कुल मिला जुला कर यहाँ से वो चुनाव भी लड़ चुके थे गोरखपुर में, लेकिन उनको वो जीत दर्ज नहीं करा पाए थे। लेकिन रवि किशन को भाजपा में लाने वाले उन्हीं को कहा जाता है। और
रवि किशन को स्थान मिला और लोकप्रियता भी मिली, जीत भी मिली, कारण चाहे जो भी रहा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नीति रहा है कि जो लोग भी चमकते सितारे हैं, उगते हुए सूरज हैं, उनको अपनी ओर हर हाल में ला लेना है, अपने पाले में ला लेना है। और ये जो उगते हुए और चमकते हुए सूरज या सितारे होते हैं, इनकी भी चाहत जब ऐसी ही होती है कि उनको जीतने वाली पार्टियां या जीतने वाले दलों से अटैच होना है, संबंध बनाना है, तो वो लोग भी ऐसी पार्टी का दामन चुन लेते हैं। भाजपा के प्रत्याशियों में बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज करने वाले प्रवीण निषाद उसी 2018 के उपचुनाव में, जब योगी आदित्यनाथ वहाँ से मुख्यमंत्री हो गए थे, तो उनकी सीट खाली हो गई थी, सदर सीट गोरखपुर 64, और योगी जी के सीट खाली किए हुए स्थान पर उपचुनाव में प्रवीण निषाद, जो कि डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र हुआ करते हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए थे। कारण क्या था ये अगले संस्करण में बताऊंगा। लेकिन वहीं पर जब यह लोकप्रिय चूंकि सीट थी और योगी का गढ़ था, योगी के वर्चस्व वाली सीट, जहां पर योगी ने शुरू से ही यहां पर लगातार सांसद बने रहे हैं, तो वहां पर प्रवीण निषाद जब जीते तो प्रवीण निषाद को और उनके पिता को अपनी ओर लाने में भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और 2019 का चुनाव आते आते इनको संत कबीर नगर से टिकट दे दिया गया। प्रवीण निषाद फिर संत कबीर नगर से टिकट पाकर वहां सांसद बन गए, लेकिन गोरखपुर सदर सीट से रवि किशन को बुलाकर लड़ाया गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। पहले एक बार हवा चली थी कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं, लेकिन अब तो रवि किशन ने गोरखपुर में तारामंडल नौका विहार के पास अपना घर भी बना लिया है। वहाँ पर अक्सर रहते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं। तो कुल मिला जुला कर यह बात अलग है कि रवि किशन अब जौनपुर के साथ साथ गोरखपुर के भी रहिवासी बन चुके हैं। तो यह उनको एक तरह से जो मिला है टिकट अभी वर्तमान में, फिलहाल के चुनाव 2024 के लिए, इसमें क्या होगा, क्या स्थिति होगी, लेकिन गोरखपुर या समाज में उनका अपना एक स्थान, वर्चस्व दिखाई देता है। समाज के सूरमा बनने के योग्य हैं रवि किशन शुक्ल को। हो सकता है आने वाले वक्त में जनता क्या निर्णय लेगी वो उसकी मर्जी है, लेकिन यह बात सही है कि समाज के सूरमा के तौर पर रवि किशन ने काफ़ी जद्दोजहद करके अपना स्थान बनाया है और उनकी जो काबिलियत है, जो सफलता है, वो काबिल तारीफ है। जय जयकार जारी रहेगी, समाज के सूरमा में आएंगे फिर से जय जयकार करने। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई भी सुझाव हो तो जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।